हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में रसिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में इन डिटेल जानेंगे। हर चीज़ जानेंगे, ये क्यों शुरू हुआ, एक्चुअली में कहाँ से शुरू हुआ और अभी स्थितियाँ क्या हैं। ये समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे चलना पड़ेगा। चलते हैं 1945 में। 1945 में यूएसए ने जापान पे 2 एटॉमिक बम गिराए और जापान सरेंडर कर देगा और इसी के साथ 6 सालों से चल रहा वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद दुनिया 2 सुपर पावर ब्लॉक्स में बँट चुका था। एक तरफ था यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिनमें टोटल 15 देश थे जिनको रसिया लीड कर रहा था। और एक तरफ था नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूएसए, कनाडा और वेस्टर्न यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज थे जिनको यूएसए लीड कर रहा था। नेटो एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें अगर एक मेंबर पे हमला होता है तो ये सारे मेंबर्स पे हमला माना जाएगा और एक मेंबर नेशन चाहे तो दूसरे मेंबर नेशन में मिलिट्री या वेपन्स डिप्लॉय कर सकता है यानी कि इंस्टॉल कर सकता है। दोनों ब्लॉक्स में कोल्ड वॉर की स्थिति बनी हुई थी। कोल्ड वॉर मतलब दोनों एक दूसरे पर डायरेक्टली अटैक नहीं करेंगे बट उन कंट्रीज को सपोर्ट करेंगे जो दूसरे ब्लॉक से लड़ रहा है। अब ये कोल्ड वॉर छिड़ने के पीछे बहुत सारे रीजंस थे जिसके बारे में हम कभी डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए, मेन रीजन था हेजेमनी और इंपेरियलिज्म यानी कि दुनिया में बादशाहत हासिल करने की लड़ाई। पर कुछ सालों के बाद पुअर पॉलिसीज की वजह से हुए इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण यूएसएसआर इस कोल्ड वॉर में काफी पीछे होते जा रहा था। मिड 1980s में यूएसएसआर के फाइनल लीडर बने मिखाइल गोर्बाचेव और उन्होंने यूएसएसआर की डूबती हुई इकोनॉमी को उबारने का भरपूर प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी लाए। पर अंदर ही अंदर सोवियत यूनियन में बढ़ते हुए नेशनलिज्म की फीलिंग के कारण यूएसएसआर के टूटने के चांसेस बढ़ते जा रहे थे और 1991 में ऐसा ही कुछ हुआ। यूएसएसआर 15 अलग अलग देशों में बट गया था। सबसे बड़ा था रसिया और बाकी जो 14 देश बचे उनमें से एक था रसिया का आज का पश्चिमी पड़ोसी यूक्रेन। बट उस समय नेटो ने वादा किया था गोर्बाचेव से कि वो और ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेंगे, यानी कि रसिया के पड़ोसी देशों को नेटो में शामिल करने का ट्राई नहीं करेंगे। और यहीं से सारा फसाद शुरू होता है क्योंकि यूएसए कुछ साल बाद ही रसिया का पश्चिमी पड़ोसी यूक्रेन को नेटो में शामिल करना चाहेगा ताकि यूएसए यूक्रेन में अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करके रसिया पे चेक रख सके। 2000 के दशक में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और बराक ओबामा के टाइम यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का मुद्दा रफ्तार पकड़ लेता है। 2008 में यूक्रेन ने भी हामी भर दिया कि हाँ, वो नेटो ज्वाइन करने में इच्छुक है। पर 2010 में यूक्रेन में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है और नए राष्ट्रपति बनते हैं विक्टर यानुकोविच। यानुकोविच कहते हैं कि अभी के लिए वो किसी भी ब्लॉक से जुड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, अभी उनका कोई भी इरादा नहीं है नेटो ज्वाइन करने का या कोई भी सुपर ब्लॉक ज्वाइन करने का। लेकिन 2014 में रसिया हमला कर देता है यूक्रेन के दक्षिणी भाग, जिसे आज हम क्रीमियन पेनिनसुला कहते हैं, उस पे और उसे एनेक्स कर लेता है यानी कि कैप्चर कर लेता है। इस एनेक्सेशन का रीजन रसिया ये बताता है कि क्रीमिया में जो लोग रह रहे हैं वो स्लेविक एथनिसिटी के हैं, यानी कि कल्चरली सिमिलर हैं उन लोगों के जो रसिया में रहते हैं। और यूक्रेन की गवर्नमेंट इनको परेशान करती है, क्रीमिया के लोगों के फंडामेंटल राइट्स छीनती है, ह्यूमन राइट्स छीनती है। ऐसे में रसिया का फर्ज बनता है कि अपने लोगों को बचाए। तो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है रसिया के द्वारा यूक्रेन पे। बट एक्चुअली में वर्ल्ड मीडिया की माने तो ये बस एक बहाना था, एक एक्सक्यूज़ था। रसिया हमेशा से यूक्रेन को इन्वेड करना चाहता था ताकि यूक्रेन पे एक प्रेशर बन सके, एक दबाव बन सके और वो नेटो ज्वाइन ना करे। 2014 में ही एक और सीन होता है। यूक्रेन के पूर्व में एक भाग है, एक रीजन है जिसको कहते हैं डॉनबस। उसमें दो प्रोविंसेस हैं, एक को कहते हैं डोनेट्स्क और एक को कहते हैं लुहांस्क। यहाँ पे सेपरेटिस्ट लोग रहते हैं। सेपरेटिस्ट यानी कि अलगावादी लोग उन्हें कहते हैं, जो एक देश से एक भाग को अलग करना चाहते हैं। अब ये जो सेपरेटिस्ट लोग हैं ये स्लेविक एथनिसिटी के हैं, यानी कि ये कल्चरली ज़्यादा रिलेट करते हैं खुद को रसिया से एज़ कम्पेयर टू यूक्रेन से। और ये इसलिए रसिया का समर्थन भी करते हैं और इसलिए इनका कहना है कि यूक्रेन की सरकार इनके ह्यूमन राइट्स वायोलेट करती है, इनके ह्यूमन राइट्स छीनती है। अब इन सेपरेटिस्ट्स को पीछे से पूरा सपोर्ट मिलता रहता है रसिया का। सिचुएशन जब ज़्यादा खराब हो जाता है तभी 2014 में दो और कंट्रीज फ्रांस और जर्मनी इस मैटर को सुलझाने आते हैं एक मीडिएटर बन के। और फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन और रसिया के बीच में एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन होता है जिसे मिन्स्क एग्रीमेंट कहते हैं। ये बेलारस के कैपिटल मिन्स्क में हो रहा होता है। बेलारस एक पड़ोसी देश है। अब ये सीज फायर एग्रीमेंट का मतलब होता है कि अभी तक सिचुएशन जैसा भी है, जहाँ तक जिसने कैप्चर कर लिया, जो भी सिचुएशन है, अब बस वहीं तक विराम लगा दिया जाए। अब इसके बाद कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। और ये सिचुएशन कंप्लीटली खत्म तो नहीं होता पर वहीं पॉज हो जाता है। और उसी का कंटिन्यूएशन हमें अभी 2022 में देखने मिलेगा जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे।
ये सब इंसिडेंट होने के बाद यूक्रेन में एक पोल कंडक्ट कराया जाता है 2014 में ही, जिसमें 50% लोग कहते हैं कि वो नेटो ज्वाइन करने के फेवर में है, और यही परसेंटेज बढ़ के 2017 में 69% हो जाता है। यानी कि ऑलमोस्ट 70% यूक्रेनियंस ये चाहते हैं 2017 में कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन कर ले। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन की। तो रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि 28 फरवरी, इसके 4 दिन पहले रसिया ने मिन्स्क एग्रीमेंट को वायोलेट करते हुए फाइनली यूक्रेन पे अटैक लॉन्च कर दिया है। बट ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ नोवेयर अचानक से हो गया। ये काफ़ी लंबे टाइम से इसकी प्लानिंग चल रही थी। हुआ यूं कि यूक्रेन के नेटो में ज्वाइन होने के आसार बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। वहीं पे जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं लुहांस्क और डोनेट्स्क में, ये इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे रसिया ने इन सेपरेटिस्ट फोर्सेस के कंधे पर रखकर बंदूक चलाया है। हुआ ये कि काफ़ी टाइम से रसिया इन सेपरेटिस्ट फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर पे अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करके रखा था, टैंक्स आर्मी सब वहाँ पे भेज रखे थे। और फाइनली जब 4 दिन पहले उसे मौका मिला तो उसने सेपरेटिस्ट फोर्सेस के साथ मिलके यूक्रेन पे इन्वेड कर दिया, हमला कर दिया। अब जैसा कि आप चारों तरफ मीडिया में देख सकते हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का स्टार्ट है। तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनका कोई इरादा नहीं है कि यूक्रेन पे कब्जा करें। वो बस चाहते हैं कि लुहांस्क और दोनेत्स्क में जो लोग रह रहे हैं वो अलग हो सकें, वो इंडिपेंडेंट हो सकें, उनकी मांग मान ली जाए, दैट्स इट। लेकिन ये कहाँ तक जाके रुकेगा ये तो वक्त ही बताएगा। अब अगर हम एक नॉर्मल ऑडियंस के नज़र से देखें तो हमें लगता है कि यूक्रेन के साथ अनफेयर हो रहा है। एक तो रसिया के कंपैरिजन में मिलिट्री वाइज, वेपन वाइज यूक्रेन बहुत ही कमज़ोर है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि दोनों के पावर्स में कितने डिफरेंसेस हैं। ऊपर से यूक्रेन ने अलग से ऐसा कुछ तो इंस्टिगेटिव काम किया नहीं है, प्रोवोक किया नहीं है रसिया को कि रसिया हमला करे। रसिया अपने तरफ से ही एग्रेसिव हुए जा रहा है, हमें ऐसा नज़र आता है। लेकिन अगर रसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूक्रेन अगर एक नेटो मेंबर बन जाता है तो जैसा मैंने आपको पहले स्टार्ट में बताया था, एक नेटो मेंबर दूसरे मेंबर नेशन में अपनी मिलिट्री, अपने वेपन्स डिप्लॉय कर सकता है। तो सिमिलरली यूएसए फिर यूक्रेन में अपना मिलिट्री डिप्लॉय कर पाएगा, अपने वेपन्स इंस्टॉल कर पाएगा, और इससे रसिया पे खतरा बढ़ जाएगा। और रसिया क्या, कोई भी देश अपने सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना चाहेगा। तो ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि ये वॉर या क्राइसिस या कन्फ्लिक्ट जो भी कह लीजिए, ये तब तक नहीं रुकने वाला जब तक कि रसिया पूर्ण रूप से यूक्रेन पे कब्जा नहीं कर लेता। अब ये क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। जैसे भी कुछ नया अपडेट मिलता है मैं आपको तुरंत बता दूंगा। अब अगर बात करते हैं यूएसए का, तो यूएसए ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं रसिया पे, पर रसिया को इससे फर्क पड़ता नहीं नजर आ रहा। इनफैक्ट उसने उल्टा वार्निंग दिया है कि कोई भी दूसरा कंट्री बाहर से अगर इंटरफेयर करेगा तो रसिया न्यूक्लियर अटैक्स करेगा, और इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अब सवाल उठता है कि इसमें यूनाइटेड नेशंस जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने रिसेंटली एक रिजोल्यूशन पास करने का ट्राई किया था जिसमें रसिया के एग्रेशन के लिए उसे कंडेम किया जाएगा, रसिया को ब्लेम किया जाएगा। बट रसिया ने अपना वीटो पावर इस्तेमाल करते हुए वीटो कर दिया उस रिजोल्यूशन पे, यानी कि मना कर दिया उस रिजोल्यूशन को। अब रसिया यूनाइटेड नेशंस के 5 परमानेंट मेंबर में से एक है, और यूनाइटेड नेशन के पांचों परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर होता है, यानी कि वो किसी भी चीज़ पे मना कर सकते हैं। और अगर किसी एक ने भी मना कर दिया तो वो पूरा रिजोल्यूशन कभी पास नहीं हो सकता। तो रशिया ऑब्वियसली अपना पावर इस्तेमाल करते हुए उसको वीटो कर दिया। अब इस पूरे मुद्दे पे चाइना और भारत जैसे देशों का क्या स्टैंड है ये समझना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे रसिया यूएसए को अपना एक एनिमी स्टेट के रूप में देखता है, वैसे चाइना भी यूएसए को अपना एनिमी स्टेट के रूप में देखता है। इसलिए चाइना का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है रसिया को। अब बात बात आता है भारत का। तो भारत पहली बात तो अपने नागरिकों के लिए कंसर्न है जो कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 20,000 भारतीय स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में पढ़ने गए थे और वहाँ पे फंसे हुए थे। तो भारत के पास पहला चैलेंज है कि उनको सेफली इवैक्यूएट करके वहाँ से निकालना है। सिंस यूक्रेन ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, तो इसलिए जो इंडिया से एयर इंडिया की फ़्लाइट जा रही थी उनको इवैक्यूएट करने के लिए उसे बीच में से लौटना पड़ा था। तो अभी रिसेंटली अलग अलग पड़ोसी देशों के एम्बेसीज के माध्यम से भारत अपने सिटीजन्स को वहाँ से निकलवाने का ट्राई कर रहा है। अब बात आता है कि भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए, क्या भारत को रसिया का सपोर्ट करना चाहिए या क्या भारत को रसिया के अगेंस्ट जाना चाहिए। तो इंडिया ना ही रसिया के अगेंस्ट में बोल सकता है ना ही सपोर्ट में। रसिया इंडिया के सपोर्ट में इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि अगर रसिया का एग्रेशन को इंडिया जस्टिफाई करेगा तो इसका मतलब फिर चाइना का एग्रेशन भी जस्टिफाइड हो जाएगा, जो कि चाइना भारतीय सीमा रेखा पे कर रहा है। और इंडिया रसिया के अगेंस्ट इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर में जितना भी इंपोर्ट करता है
उसमें ऑलमोस्ट 70% रसिया से करता है। चाहे वो हाईटेक मिसाइल्स हो या वेपन्स हो, हम ज़्यादातर चीज़ों के लिए रसिया पे डिपेंडेंट हैं। और ऐसे में जब चाइना और पाकिस्तान जैसे दुश्मन हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं, हम रसिया जैसा एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनर को खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी का नतीजा है कि जब यूएन ने अभी रिसेंटली एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, उसमें इंडिया ने अफसोस जताने के अलावा और कोई भी बयान नहीं दिया। और रसिया का इंपॉर्टेंस सिर्फ डिफेंस पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, और भी रीज़न है। जैसे फॉर एग्जांपल, भी आप जानते होंगे इंडिया और चाइना के बीच रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं, और कल को सिचुएशन अगर हाथ से निकल जाए तो रसिया एक नेगोशिएटिंग पार्टी का काम कर सकता है इंडिया और चाइना के बीच, क्योंकि रसिया, चाइना और इंडिया दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है। अभी रिसेंटली यूक्रेन ने भी भारत से अपील किया है कि भारत रसिया से अपील करे कि इस युद्ध को रोक दिया जाए, रसिया की तरफ से जो एग्रेशन है वो रोक दिया जाए। तो ऐसे में कुछ पार्टीज होते हैं जो दो कंट्रीज के बीच नेगोशिएट करने का काम करते हैं, और उससे सिचुएशन थोड़ी बहुत बेटर हो सकती है। अब बात ये उठता है कि क्या यूक्रेन को सपोर्ट मिल रहा है जैसे रसिया को मिल रहा है चाइना का? ऑब्वियसली यूएसए जैसे कंट्रीज तो यूक्रेन के सपोर्ट में है ही। रिसेंटली जर्मनी ने अपने वेपन्स भेजे हैं यूक्रेन के सपोर्ट के लिए। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो डायरेक्टली मिलिट्री और वेपन्स के माध्यम से सपोर्ट नहीं करके और भी तरीके से सपोर्ट दिखा रहे हैं। जैसे पोलैंड एक कंट्री है, उसने बोला है कि जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा अगला, उसमें वो रसिया के खिलाफ वाली मैच को बॉयकॉट करेंगे। ऐसे ही सेंटिमेंट्स दुनिया भर में देखने मिल रहे हैं। दुनिया भर के लोग डिवाइडेड हैं अलग अलग ओपिनियंस में। तो अब हम देखते हैं कि और कौन किसके सपोर्ट में जुड़ता है, ये स्टोरी कैसे अनफोल्ड होगा, इसके बारे में हम बाद में देखते चलेंगे। अब आखिरी सवाल ये उठता है कि इस पूरे सिचुएशन का क्या असर पड़ने वाला है पूरे दुनिया भर में, और खास करके भारत में। वैसे इफेक्ट्स तो बहुत सारे होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म होगा, कुछ शॉर्ट टर्म होंगे। बट अभी के लिए हम इमीडिएट इफेक्ट्स की बात करने वाले हैं, और उसमें से एक है कि चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, ज़्यादातर चीज़ें महंगी हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि रसिया भारी मात्रा में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में, जिससे पेट्रोल डीजल बनते हैं। अब अगर रसिया इस युद्ध में उलझा हुआ है तो चांसेस हैं कि जो क्रूड ऑयल का सप्लाई है वो कम हो जाएगा, और किसी चीज़ का सप्लाई अगर कम होता है तो उसका दाम बढ़ जाता है। अभी ऐसा ही हुआ, क्रूड ऑयल प्रति बैरल बैरल $100 से ऊपर जा चुका है। अब अगर कच्चा तेल महंगा होगा तो पेट्रोल डीजल सब चीज़ें महंगी होंगी, और पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो हर एक चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा होगा, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा होगा तो यानी कि वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। और आखिरी बात कि ये बहुत ही दुखद घटना है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। हमें एक इंसान होने के नाते प्रे करना चाहिए कि ये सिचुएशन जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, ताकि लोग बचे और लोगों की जानें ना जाए। आगे क्या होता है ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए विदा लेता हूँ।